गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज की क्लास में हम पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत के संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों को एक साथ देखने वाले हैं। देखिए पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, ठीक है, और इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे पेपर में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम रिकॉल करते हैं। मैंने आपसे डे 1 में एक क्वेश्चन पूछा था। प्रश्न ये था कि भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इन ऑल द फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया व्हिच इज द ओल्डेस्ट। मैंने आपसे पूछा था कि भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे पुराना भाग कौन सा होगा, तो उसका उत्तर आज हम देखेंगे, वो है पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत। महत्वपूर्ण है जानकारी आपके लिए, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखिए जब पूरी दुनिया प्रारंभ में पूरी दुनिया का जितना स्थल भाग था वो एक साथ था, जिसे कहते थे क्या बेटा, पेंजियम, और पूरा पानी एक साथ इसलिए कहते थे पैंथालासा। पता था मैंने आपको, ठीक है, पूरा स्थल एक साथ था, ठीक है, इसे क्या कहते थे हम लोग, पेंजियम, और पूरा जल एक साथ था, इसे कहते थे क्या, पैंथालासा। ये था बेटा पैंथालासा, ये पैंथालासा, और ये क्या था आपका पेंजियम, ठीक, पूरा स्थल एक साथ और पूरा जल एक साथ, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि ये दो भागों में टूटा, पेंजियम दो भागों में टूटा, ठीक है, एक बना क्या बेटा आपका अंगारा और एक क्या बना आपका गोंडवाना। बताया था मैंने आपको गोंडवाना, और बीच में ये पैंथालासा का ही जल भर गया और इसको लोकली नाम दे दिया टेथिस सागर। क्या दे दिया, टेथिस सागर। अब आगे देखते हैं, राइट, आगे देखते हैं कि ये जो पैंथालासा वाला भाग था, ठीक, ये जो पैंथालासा वाला भाग था और अंगारा वाला भाग था, ये भी फर्दर डिवाइड हुए, ये भी कई भागों में टूटे, और ऊपर वाले भाग से वो कंट्रीज बनी जो आज आपको भूमध्य रेखा के ऊपर मिलती है, नीचे वाले भाग से वो कंट्रीज बनी जो आज आपको भूमध्य रेखा के नीचे मिलती है, ठीक। मैंने आपको समझाया था कि भारत प्रारंभ में बेटा किसका हिस्सा था, भारत प्रारंभ में किसका हिस्सा था, अफ्रीका का हिस्सा था, ठीक है। मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाया था ना, और उस एनिमेटेड वीडियो में आपने देखा था कि कैसे पेंजिया का भाग टूट करके, पेंजिया का भाग टूट करके अंगारा गोंडवाना बनता है, और फिर गोंडवाना से ही टूट करके भारत ऊपर आता है। तो आज जहां भारत स्थित है, भारत की वास्तविक पोजीशन वहां पर नहीं थी। तो आप मेरी बात समझिए कि अगर मैं आज की स्थिति में देखूं तो हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है, हिमालय जाके टकराता है, ये प्रायद्वीपीय भारत का बड़ा सेक्शन, ये जो पूरा भाग है हमारा, जिसे हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये सबसे पुराना भाग हो गया। क्यों, क्योंकि किसका हिस्सा था, ये गोंडवाना का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था। यहीं पर पाया जाएगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भी यहीं पर होगा ना, हमारा मध्य प्रदेश भी यहीं पर है। तो मतलब समझिए अपना एमपी भी इसी तरीके से किसका हिस्सा हो गया, इसी तरह से हमारा एमपी भी किसका हिस्सा हुआ, गोंडवाना का। किसका हिस्सा हुआ, गोंडवाना का। तो मध्य प्रदेश सहित मध्य प्रदेश की जितनी स्थलाकृतियां हैं वो सबसे पुरानी है। तो यहाँ पर दो पर्वत हैं, एक है बेटा विंध्य और दूसरा सतपुड़ा। ये दोनों पर्वत किससे पुराने हुए, हिमालय पर्वत से। क्यों, क्योंकि हिमालय तब बनेगा जब ये भाग जाके ऊपर टकराए, ठीक। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत के सभी भौतिक विभाजनों में से सबसे प्राचीन कौन सा है, भौतिक विभाजन कौन कौन से, डे 1 याद करो। सबसे पहले बताया था मैंने आपको कि भारत के भौतिक विभाजन में क्या क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद भारत के मरुस्थल, फिर उत्तर के मैदान, फिर चौथा पढ़ते हैं प्रायद्वीप भारत, और पांचवा पढ़ते हैं द्वीप समूह। ये 5 चीजें पढ़ते हैं। इन सब में सबसे पुराना क्या हुआ बेटा, द्वीप तब बने जब टक्कर हुई, हिमालय तब बना जब टक्कर हुआ, ठीक है, मरुस्थल तब बना जब एक विशेष प्रकार की स्थिति आ गई। लेकिन सबसे प्राचीन कौन सा हुआ, वो है ये प्रायद्वीपीय, ठीक। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ओल्डेस्ट, ये सबसे प्राचीन है।
याद रखिए, सबसे प्राचीन है प्रायद्वीपीय भारत। क्या हुआ? सबसे प्राचीन। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताइए, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहला, इन उपरोक्त में से सबसे पुराना कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऑप्शन दे रहा हूं, ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा अरावली पर्वत, चौथा मान लीजिए विंध्य पर्वत। तो आप समझिए, विंध्य और अरावली ये क्या होंगे? पुराने होंगे। याद रखिए, क्यों? क्योंकि अरावली भी कहाँ है बेटा? इसी भाग में जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रायद्वीपीय। अरावली, विंध्य, ये भी क्या हो गए? पुराने। अब मैं क्वेश्चन अपडेट करता हूँ। ये तो मान लीजिए चोटी मैंने पूछी, ट्रांस हिमालय, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत, अंडमान निकोबार। पुराना कौन हुआ? पुराना कौन हुआ? प्रायद्वीपीय भारत। क्योंकि अंडमान निकोबार तो तब बनेंगे, अभी बताऊंगा आगे। अंडमान निकोबार तब बनेगा बेटा जब हिमालय बने। हिमालय के साथ साथ बताया था ना मैंने आपको कि हिमालय की पहाड़ी नामचा पर्वत से मुड़ती है, म्यांमार में उसे कहते हैं कौन सा? अराकान यूमा पर्वत। फिर पानी में सबमर्ज होती है और जब उसके शिखर बाहर निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अंडमान और निकोबार। पढ़ाया था ना मैंने आपको। ठीक, समझ रहे हैं बात को? इसको दिमाग में रखिएगा। तो अब हम भारत का सबसे प्राचीनतम भाग पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो लेट मी रिकॉल दिस ऑल थिंग्स। चलिए, तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत एवं पर्वत। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भारत का सेक्शन देखिए। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति के स्वरूप में स्थित है। अनियमित त्रिभुजाकार मतलब इसका शेप कैसा बेटा? त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार। ठीक है, आप देखिए भारत का मैप देखेंगे तो ये कैसा बेटा है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, देखिए इसको ध्यान से। ये पूरा शेप आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा, जो हम पढ़ेंगे अभी। इधर देखें इसको, ये मैप आपको दिमाग में रखना है। तो इस मैप से चीज़ों को समझिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, इधर देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको मिनिमाइज करता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें अच्छे से। राइट, देखिए ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये त्रिभुजाकार आकृति आपका पेनिनसुलर इंडिया की प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये देखिए यहाँ सर, ये पूरा सेक्शन। ठीक है, ये आपकी कौन सी खाड़ी बेटा? इस खाड़ी का नाम क्या है? कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कच्छ। रन ऑफ कच्छ यहीं पर है। रन ऑफ कच्छ मतलब कच्छ का मैदान यहीं पर है, गुजरात में। इसे कहते हैं कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। क्या नाम है इसका? खंभात की खाड़ी। ठीक है, मैंने आपको बताया था खाड़ी किसे कहेंगे। ये देखिए, ये कौन सी खाड़ी है? ये खंभात की खाड़ी है। ठीक, ये खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है। ये किसी खाड़ी है? ये कच्छ की खाड़ी है। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो बेटा, ये पूरा नीचे तक, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। ये है पूरा भारतीय प्रायद्वीप। ठीक, दरअसल ये पार्ट ही मुख्य रूप से अफ्रीका से अलग होकर के आया था और ऊपर जाकर के अंगारा वाले भाग से टकराया, और जहां टक्कर हुई वहां क्या बना? हिमालय पर्वत। ठीक, समझ रहे हैं? तो अब हम इन सभी जगहों पर आने वाली चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, अरावली पर्वत में, अरावली पर्वत सहित प्रायद्वीपीय भारत में है क्या? पेनिनसुलर इंडिया के अंतर्गत क्या आता है? तो पहला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि प्रायद्वीपीय भारत एक्चुअल में है क्या, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य रूप से है क्या, तो ये पठार है। क्या बेटा? ये पठार। इसकी मूल संरचना कैसी है? पठारी संरचना। कैसी संरचना है? एक पठारी संरचना। और अब इसको हम बहुत आराम से देखते हैं कि आखिर प्रायद्वीपीय भारत में चीजें हैं क्या क्या, क्या क्या चीजें हैं जो हमको प्रायद्वीपीय भारत में पढ़नी है। बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है,
ठीक है, चले यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भारत में है क्या क्या बेटा। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में ये आपका पड़ता है अरावली पर्वत। क्या पड़ता है ये? अरावली पर्वत। तो भारत के प्राचीनतम पर्वतों में से एक, विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से ये अरावली पर्वत। उसके बाद ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन इसको कहते हैं मालवा का पठार। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। तो मैंने आपसे पहले पूछा कि एक्चुअल में प्रायद्वीपीय भारत है क्या, तो एक खुद पठार है। क्या है? एक खुद पठार है जिसमें कई पठार है, जिसमें क्या है? कई पठार है। यहाँ पे देखेंगे तो मालवा का पठार है, फिर यहाँ देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार है, फिर यहाँ देखेंगे तो गंगेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये दंडकारण्य का पठार है। यहाँ पर आप वो जो दक्कन का पठारी क्षेत्र देखते हैं, दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के नीचे कर्नाटक का पठार है, फिर यहाँ पर तमिलनाडु का पठार है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का पठार है, और बहुत सारे पठारों को मिलाकर के खुद प्रायद्वीपीय भारत क्या है? पठार है। ठीक, जिसका शेप कैसा है? तो यहाँ आपने देखा ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ पर बेटा विंध्य पर्वतमाला पाई जाती है। यहाँ नीचे कौन सी पाई जाती है? सतपुड़ा पर्वतमाला पाई जाती है। यही विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। नीचे किसकी घाटी पाई जाती है? ताप्ती की घाटी पाई जाती है। इधर देखेंगे बेटा तो बहुत सारी नदियां जो इधर से इधर अपना जल गिराती है। मैं बहुत सारी नदियों का क्रम बताऊंगा। तो जो नदियां इधर अपना जल गिराती हैं उन नदियों ने इसे काट करके तट का निर्माण किया। क्या निर्माण किया है? तट का। मतलब समुद्र में मिलने से पहले नदियां कुछ ऐसे गिरती हैं। इसे देख करके लगेगा, यहाँ से कोई देखेगा, यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा बेटा तो ये क्या दिखेगा? उसको बोलेगा एक घाट है। क्या बेटा? घाट। इसको कहेंगे वेस्टर्न घाट। इसे कहेंगे क्या? ईस्टर्न घाट। समझ रहे हो बात को? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये क्या दिखाई देगा आपको? ऊंचा दिखाई देगा ना, तो आप कहते हो इसको ये क्या है? पर्वत, सह्याद्री पर्वत। क्या कहोगे बेटा? सह्याद्री पर्वत। समझ रहे हो बात को? घाट, पर्वत। और ये जो समुद्र में मिलने से पहले ये जो एरिया है इसे कहते हैं तट। क्या कहते हैं? तट। तो वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न तट। समझ में? पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट। इसी तरह से पूर्वी घाट और पूर्वी तट। हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंस में सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ प्रायद्वीपीय भारत में, वो है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। सारे पर्वत सीक्वेंस पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय भारत के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ देखेंगे। हम वेस्टर्न तट देखेंगे, ईस्टर्न तट देखेंगे, और उसके बाद जब मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा तो एक साथ पूरी हम नदियाँ पढ़ेंगे। पहले हिमालय वाली और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की। नदियों को भारत में दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक वो नदी बेटा जो सदा नीला होती है, सदा नीला मतलब जिसमें हमेशा बरसात पानी रहता है, और एक वो नदी जो बरसाती होती है। तो इसको डिफाइन कर सकते हो कि वो बच्चे जो कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं, और एक वो बच्चे जब पेपर आ जाता है 10 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो नदियों को भी और स्टूडेंट्स को भी। ठीक, तो हम लोग देखेंगे इन सबके बारे में मैं डिटेल में स्टडी करने वाला हूँ, डिटेल में बताऊंगा। नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपने अभी भी अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए तो इस पॉइंट से नोट्स प्रिपेयर करके चलेगा। तो बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ये जो सेक्शन है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है, और ये पॉइंट ये टॉपिक आपसे बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, मैं नीचे तक बिल्कुल आऊँगा और यहाँ तक आपको पूरा पढ़ाते चलूँगी। इस पॉइंट पर देखिए नीचे। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु तक चलेंगे बेटा, और यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन है नीडेड, इस पॉइंट तक, जिसे हम कहते हैं क्या? केप कनोली। क्या कहते हैं? केप कनोली यानी कि कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी पॉइंट तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं स्पेशली जब मैं द्वीप समूह पढ़ाऊंगा तो ये पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की हम थोड़ी सी थ्योरी से शुरुआत करते हैं। राइट, ये समझ लीजिए मैं आपको ये सब कुछ आज के क्लास से शुरू कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ आपको भविष्य में बताने वाला हूँ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल इन जानकारियों को दिमाग में बैठानी चाहिए। राइट, तो देखिए सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में हमने जहाँ से आज की शुरुआत की है उसको आप ध्यान से देखिए। प्रायद्वीपीय भारत में भारत का प्रायद्वीप एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति के रूप में स्थित है। इस प्रायद्वीपीय पठार, इस पठार का बेटा उत्तर की ओर शीर्ष है, जबकि मुख्य किस तरह बेटा इसका? दक्षिण की ओर। ठीक है, सॉरी क्या लिखा है? प्रायद्वीपीय भारत का आधार उत्तर की ओर। कहाँ है? आधार उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर आधार है, और शीर्ष कहाँ है? नीचे का भाग किधर है? दक्षिण की ओर। आपने देखा है ना, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, इसका शीर्ष किस तरफ है? शीर्ष कहाँ बेटा? नॉर्थ साइड। शीर्ष कहाँ है? शीर्ष नॉर्थ साइड है, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो कहाँ है?
प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं प्राचीन काल से निर्मित है। मैंने आपको बता दिया कारण क्या है, क्यों प्राचीन काल में बनी हुई है, राइट। आगे देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए और महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए प्रायद्वीपीय पठार विश्व के प्राचीनतम पठार है, ठीक है, जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैले हुए। कितना बेटा? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। व्हाट डू यू मीन बाय द आर्कियन रॉक्स? मैंने आपको बताया था आर्कियन चट्टानों का मतलब क्या है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम पुरानी सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन चट्टान। इसकी विशेषता क्या है? इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। वेरी गुड, ठीक है। तो विवर्तनिक की दृष्टि से शांत है, यानी कि विवर्तनिक घटना में भी प्लेटें आपस में टकरा नहीं रही है। इस पठार में नहीं टकरा रही। पठार तो खुद एक आगे जाकर टकरा रही है, लेकिन पठार ये जो बन चुका है इसके अंदर भौगोलिक घटनाएं नहीं हो रही है। देखिए अरावली, मैसूर, मैं सबके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। शिलोंग, मतलब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो नीचे कन्याकुमारी से लेकर के अरावली पर्वत से ऊपर से लेते हुए मेघालय के पठार तक। कहाँ था बेटा? मेघालय का पठार अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो भारत प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि जो भारत नहीं दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बरसात जहाँ होती है वो है आपका चेरापूंजी या मासिमरा। नया अपडेट डेटा है मासिमरा, चेरापूंजी भी वहीं पर है। ये कहाँ पे है? ये है मेघालय में। मेघालय में भी कहाँ पर? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पे। विशेष रूप से किस पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पे। तो खासी पहाड़ी पर पाया जाता है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल, जहाँ पर लगभग 1200 सेंटीमीटर की बारिश होती है वार्षिक, ठीक। तो वो किसका हिस्सा है? भारत के किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है? उत्तर होगा प्रायद्वीपीय भारत। याद रखिए, कभी हिमालय मान के न चले आइएगा, नहीं तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो मेघालय की पहाड़ियाँ, मेघालय का जो पठारी क्षेत्र है ये पूरा बेटा प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में आता है। यह पठार दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक धरातलीय विविधताओं से भरा हुआ है। कौन कौन सी विविधताएं हैं? वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी बिट, डोंट टेक टेंशन, हम सब कुछ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर विभिन्न पर्वतों के में उपस्थिति के फलस्वरूप ये कई छोटे बड़े पठारों से बटा हुआ है। मैंने बताया आपको मालवा का पठार, ठीक है। फिर उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मालवा का पठार। फिर हम यहाँ नीचे चले आए तो दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, आंध्र प्रदेश रायलसीमा का पठार। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं देखेंगे और साथ ही साथ उनके पर्वत शिखर और उनकी सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ। तो प्रायद्वीपीय पठारों की औसत ऊंचाई कितनी बेटा? औसत ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ और एक और चीज देखते हैं बेटा। प्रायद्वीपीय पठारों के पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी तट है ये तीव्र ढाल वाले हैं और यहाँ पर भ्रंश का निशान है। क्यों है ऐसा? क्यों हम इसको डिस्कस करेंगे। अनेक विद्वान पश्चिमी घाट को वास्तविक पर्वत ना मान करके इससे एक भ्रंश कगार मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं डिस्कस करूँगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का हमारा ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है प्रायद्वीपीय भारत का, जिसे हम भ्रंश कगार कहते हैं। मान लीजिए जो पठार आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इधर से जब हम देखते हैं तो हमको कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। एक्चुअल में इसी भाग से वो जुड़ा हुआ था किससे? अफ्रीका से। किससे जुड़ा था? अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अब ये भाग अफ्रीका से टूट गया। तो जब कोई दो चीजें आपस में जुड़ी होती है, जब एक भाग इससे टूट कर चला जाएगा तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? ऊंचा दिखाई देगा। इधर पे अगर मैं हाथ रखूं तो कैसा दिखाई देगा? ये ऊंचा दिख रहा है। तो यहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति दिखेगा तो उसको क्या लगेगा? ये पर्वत। लेकिन क्या ये पर्वत है? नहीं है, क्योंकि पर्वत बनने की तो अलग प्रक्रिया होती है। ये दिख रहा है कि एक पर्वत है, लेकिन पर्वत नहीं है, इसको वास्तविक पर्वत नहीं कहते। याद रखिएगा। क्योंकि पर्वत कैसे बनता है समझिए। पर्वत कैसे बनता है एक सरल जानकारी आपको देता हूँ जल्दी से 2 मिनट के अंदर, आपको समझ लीजिए बस, ताकि उनका सबका निर्माण होता है। देखिए दुनिया में जितने भी स्थल प्रतिकृति उनके निर्माण के पीछे कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट का कहानी है। बहुत डिटेल नहीं जाता मैं, समझिए ऐसा समझिए कि ये 2 प्लेटें हैं बेटा, एक प्लेट ये है, ये प्लेट ये है। ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। इन दोनों प्लेटों में जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की ओर धंसेगी
टूट जाएगी। क्योंकि अपनी खाने वाली प्लेट मत ले लेना, जाके घर में आप खाने वाली प्लेट को आपस में टकराने लगो और वो जो भारी वाली प्लेट को धंस जाएगी। ये देखिए ज्वालामुखी निकलेगा, ज्वालामुखी में मम्मी का निकलेगा, याद रखना उन्हीं का ज्वालामुखी टूटेगा। ठीक, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। समझो जो स्थिर वाली प्लेट होती है बेटा वो जल वाली प्लेट की तुलना में हल्की होती है। यानी जल वाली प्लेट क्या होती है बेटा, भारी। इसका मतलब समझो एक जिस पर महासागर है और एक जिस पर स्थल है, तो महासागर वाली प्लेट और स्थल प्लेट आपस में टकरा रही है। तो जो महासागर वाली प्लेट है ये भारी होती है, ये जब टक्कर होगी लगातार तो ये महासागर प्लेट से धंस जाएगी और धंसने के बाद जब टक्कर होगी क्या हो जाएगी, यहाँ पे से टूट जाएगी, टूट करके नीचे जाएगी। पृथ्वी पर एक ऐसा जोन है जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। क्या बेटा, रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब समझो पृथ्वी के नीचे आग लगी हुई है, भट्टी जल रही है। जब ये मटेरियल नीचे जाएगा, जब मटेरियल नीचे जाएगा तो नीचे जाकर मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट मतलब पिघल जाएगा। ये जो चट्टान है नीचे गई, ये क्या हुई, पिघल गई। अब पिघलने के बाद क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना भूकंप कैसे आता है और कैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जब कोई चीज पिघलती है उसको कंटिन्यूसली जब गर्म करो तो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता है ना, तो वाष्प बन के उड़ेगा ऊपर जाकर, मतलब उसमें वाष्पीकरण होगा और वो ऊपर जाकर के क्या होगा, इसको हिट करेगा। अगर ये मोटा है, क्या है, मोटा है, अंदर ये जो मेल्ट हुआ है इसे कहते हैं बेटा मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। अगर ये इसको तोड़ करके बाहर निकल आया तो कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। क्या हो गया, यानी इसको कहते हैं लावा निकला। क्या निकल आया, लावा निकला। अगर नहीं निकलेगा तो भूकंप आएगा। क्यों, क्योंकि वो निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन निकल नहीं कर रहा। अब ये जल में, जब जल में निकलेगा तो सुनामी आएगी और थल में निकलेगा तो सिंपल क्या आएगा, भूकंप। अब समझो ये जो बाहर निकला ये यहीं पे जम गया है ना, तो चाहे आप मान लो कि पठार बन जाए, चाहे मान लो क्या बन जाए, पर्वत बन जाए, या बन जाए पर्वत श्रृंखला बन जाए, मतलब बनने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट। अब ये बन गया, समझो ये बन गया, इतना चौड़ा हो गया, पहले इतना चौड़ा था, कितना चौड़ा हो गया, तो क्या क्या यहाँ पर लावा बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। कुछ जगहों पर है, मैं आपको जब लावा पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, माउंट कोटापैक्सी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारे ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगा, कहाँ पर है, कौन है, ऊंचाई पर कौन है, ऊंचाई पर कौन है, अभी एक्टिव कौन सा है, कौन सा नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज समझो, अगर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो लगातार क्या है बेटा, भूकंप। क्योंकि वो अंदर से क्या कर रहा है, निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। ठीक, और डीप में बताऊंगा जब मैं आपको प्लेट विवर्तनिकी समझाऊंगा, प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग बताऊंगा, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझो, दिमाग में बैठा दो कि ये मान के चलिए कि जब तक अंदर से भूगर्भिक कोई क्रिया नहीं होगी, किसी भी नई चीज का निर्माण नहीं होगा। तो इसको तुम अपने अंदर में शामिल कर सकते हो कि चाहे तुमको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, जब तक तुम अंदर से नहीं चाहोगे कुछ भी करना, तो फिर याद रखो कुछ भी संभव नहीं। मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता, मोटिवेशन तुमको 5-10 मिनट में मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से चाहत होगी तो फिर तुम कहीं भी होगे, तुम्हारे दिमाग में अपना सुरूर चलता है। ठीक, तो चलिए इसको हम बहुत डिटेल में कल से स्टडी करते हैं, ठीक है, नोट जरूर बनाइएगा। ठीक, और अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ और रिस्पॉन्स तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।